नमस्ते बच्चों, मैं आज आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक के कार्यकाल की जानकारी देने जा रहा हूँ। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक का है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का उज्ज्वलतम पृष्ठों में से एक माना जाता है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार एच.जी. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है और यह आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। यानी कि जो कार्य सम्राट अशोक ने किए वो अभूतपूर्व रहे। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसके अशोक नाम का उल्लेख नहीं है। सिर्फ मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम के लघु शिलालेखों में उसका अशोक के नाम से उल्लेख है। अन्य अभिलेखों में उसे देवाना प्रियदेशी राजा अर्थात देवाना प्रियदर्शी राजा कहा गया है। कुछ अभिलेखों में उसके लिए देवानी प्रिय लिखा गया तथा बैराट भाबरू में लेख में उसे मात्र प्रियदर्शी राजा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी अशोक को प्रियदेशी यानी प्रियदर्शी या प्रियदर्शन कहा गया है। यद्यपि इन ग्रंथों में उसे अशोक या धर्माशोक के नाम से भी अभिहित किया गया है। पुराणों में उन्हें कहीं अशोक वर्धन भी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक अपने द्वारा अपने दूसरे नाम या निरुद्ध प्रियदेशी के रूप में अधिक जाना जाता था। सम्राट अशोक के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो है कलिंग विजय। इसके अलावा उनके द्वारा जो अन्य कार्य किए गए, जो विशेष रूप से लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, उन्हीं के कारण वह इतिहास में प्रसिद्ध है। कलिंग का जो युद्ध है ये इनके जीवन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला युद्ध माना जाता है। कलिंग से युद्ध हुए उसके अनेक कारण थे। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो मौर्यों की साम्राज्यवादी नीति, कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, क्योंकि कलिंग जो है वो बंगाल और आंध्र के मौर्य प्रांतों के मध्य स्थित होने के कारण कलिंग गंगा घाटी से जाने वाले दक्षिणी मार्गों के मध्य में स्थित था। डॉक्टर रोमिला थापर के शब्दों में स्थल और समुद्र दोनों में दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। इसीलिए यह आवश्यक हो गया था कि उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया जाए। तीसरा कारण माना जाता है व्यापारिक लाभ की आकांक्षा। चौथा था हस्ती सेना की अभिवृद्धि। और जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि अशोक ने जो अपने 13वें शिलालेख में इस युद्ध का जो वर्णन किया उसके अनुसार इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को अपहृत किया गया, यानी कि बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई और इससे भी कई अधिक मारे गए। उक्त अभिलेख में कहा गया है कि ऐसे युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों एवं अन्य धर्म के गृहस्थ अनुयायियों को भी प्रियजनों के वध एवं निष्कासन का साद्रांश झेलना पड़ा। यानी कि युद्ध इतना भीषण था कि इसमें बहुत अधिक लोगों की जनहानि हुई। इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि कलिंग की स्वतंत्रता का लोप हो गया और वह एक मगध का प्रांत बनकर रह गया। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मगध राज्य का विस्तार तो हो गया, लेकिन इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ दे दिया। इस युद्ध के बाद
अशोक को गहन पश्चाताप हुआ और उसने व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक नीतियों उसकी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नीतियों में उसने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। इस युद्ध के बाद उसने कोई और युद्ध न करने का निश्चय किया और अपने पुत्रों और पौत्रों को निर्देश दिया कि वे कभी भी ऐसा युद्ध न करें। संसार में पहली बार किसी सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था। 13वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वास्तविक विजय शस्त्रों की नहीं अपितु दया और धर्म में होती है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपना जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उसी के अनुसार अपनी शासकीय नीतियां उन्होंने बनाई। डॉक्टर हेमचंद रायचौधरी के अनुसार मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसके बाद मौर्यों की जीतों या राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिंबिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद आरंभ हुआ था। इसके बाद नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार का युद्ध था। यहीं से सैन्य विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय या धर्म विजय का युग आरंभ हुआ। कल मैं आपको सम्राट अशोक का धम्म क्या था इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।